नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में संसद चल रही है, ये कहने के लिए है। देश में संसद में कुछ नहीं हो रहा है, ये हकीकत है। विपक्ष संसद में एसआईआर जो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई में है और जो इस वक्त चल रहा है वहां बिहार में, उसमें 90% से ज्यादा के जो प्रमाण वो आ चुके हैं, जो पेपर है वह दाता पत्र है वापस आ चुके हैं, जिनको पुनरीक्षण के लिए जांच में शामिल करना था। इसके बावजूद विपक्ष सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो जाता है और विरोध कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के उनके बयानों को लेकर सरकार मान चुकी है कि यह बहस 16-16 घंटे की होगी, लेकिन विपक्ष का विरोध रुक नहीं रहा है। जो ये लगता है कि उस विरोध का कम से कम इन मुद्दों से कोई वास्ता नहीं दिख रहा है। यह सवाल विपक्ष पर नहीं उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या आपका उठाया गया सवाल कोई हल दिखा रहा है या फिर वो विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। यह समय संसद में चल रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा संसद से निकला हुआ एक इस्तीफा जिसने इस पूरी राजनीति को हिला दिया है, वो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा है, जिस पर अभी भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। अब फिर एक नई बात आई है, आप देखेंगे कि किस तरह से उनको फ़ोन किया गया था और जब उन्होंने नोटिस स्वीकार कर लिया तो उनको रिजिजू साहब ने भी फ़ोन किया और नड्डा साहब ने कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो अब ये कहानियां ज़रूर आपको रोज़ मिलती रहेंगी जब तक कि उनका कोई इंटरव्यू नहीं आता या फिर नया उपराष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। तो यानी जो सारी कहानियां उपराष्ट्रपति पद जैसे पहले प्रतीकात्मक हुआ करते थे, जो कोई प्रतीक जो दिखाने की कोशिश करते थे, देश में राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी तरह से किया जाता था, जो राज्यों के, जातियों के या समीकरणों को राजनीतिक साधता हुआ दिखाई दे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि एक नोटिस पर इतनी बड़ी षड्यंत्र की कहानियां रची जा सकती हैं, यह माना जा सकता है कि इससे संवैधानिक संकट पैदा कर सकते थे, तो इसका यह मतलब है कि उपराष्ट्रपति का पद भी उतने ही मायने का है, उतने ही कद का है जितने कि राष्ट्रपति हों। तो अब उस पर सिलेक्शन पर सवाल होगा। चुनाव सामने है और वैसे भी उपराष्ट्रपति का पद तो प्रतीक का पद होता है, उसके माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश होती है पूरे राष्ट्र में कि आखिर उपराष्ट्रपति का पद क्यों दिया जा रहा है, जिस शख्स को चुना गया उसके क्या मैसेजिंग होंगे। तो इस वक्त जब चुनाव होना है, पहले बिहार का जो सबसे कांटे का चुनाव इस वक्त है और उसके बाद जो असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इन सब राज्यों में जब चुनाव होंगे, तो क्या उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव एक ऐसा होगा जिसका मैसेज वहां तक जाए। क्योंकि विपक्ष इस वक्त इंतजार कर रहा है। विपक्ष को मालूम है कि उसको ये जो बैठे ठाले उसको एक मौका मिला है, तो वो इससे एक बड़ा मैसेज अपने वोटर्स को दे सकता है। वो तब जब एनडीए के सिलेक्शन में कोई बहुत जो एक रणनीतिक समझ है उसमें उनको लगे कि शायद उनका जो गणित है वो फेल हो रहा है। दरअसल इस समय सबसे बड़ी लड़ाई किसकी है आपको लगेगा? बिहार की चुनाव में लड़ाई माई समीकरण के साथ साथ जो मोस्ट इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, जिसके लगभग 35% वोट हैं, उनको मैसेज देने की कोशिश यूपीए करेगा। और यूपीए इसीलिए इंतजार कर रहा है, इसीलिए अब तमाम चीज़ों की उनकी जो सहानुभूति है, सहानुभूति का नाला अब धीरे धीरे वो सूख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ का वो जितना इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब उनके इस्तीफे का, वो अब हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा जनता की रुचि अब नहीं रह गई है, तो लिहाजा अब अगले नाम पर आना है, तो वो रणनीति तैयार हो रही है। इधर एनडीए को ये मालूम है कि ये जो अचानक हुआ इस्तीफा है, जिसमें तमाम कहानियां जुड़ गई हैं, वो अपने वोटर्स तक कैसे पहुंचाए। वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक ऐसे चेहरे को नॉमिनेट करे जो उसको एक प्रतीक के तौर पर बिहार में भी कुछ मैसेज दे सके उनके वोटर्स को, बंगाल में भी दे सके और असम में भी दे सके। तो ऐसा क्या एक चेहरा हो सकता है? बहुत सारे नाम हो रहे हैं।
आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि किस किस नाम को, क्योंकि आपने सबसे सुना होगा लेकिन हर एक का एक अपना जो एक सोचने का नज़रिया है उसके माध्यम से वो एनालाइज करता है। तो मैं इसको देख रहा हूं कि किस किस के नाम हो सकते हैं और उसके कारण क्या हैं और क्यों बीजेपी के लिए इस वक्त ये देखना ज़रूरी है कि बिहार में इस मैसेज को वो कैसे कन्वे करे, चूंकि उसके लिए भी एक मौका है। भाई उपराष्ट्रपति का इस्तीफा उसको असहज कर रहा है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये भी बात सही है कि जो नया चुनाव होगा वो उसको मैसेज देगा। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक और बात आज बड़े दिनों बाद मतलब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कम से कम ब्यूरोक्रेट्स को कही है और उस मंत्री ने ये साफ बोला है कि आप हमको गालियां पड़वा रहे हैं, आप हमको बदनाम कराना चाहते हैं। बहुत दिन से इस मंत्रालय की आवाज़ की ज़रूरत थी, बहुत दिनों बाद वो आवाज़ सुनाई दी और ये जो AK शर्मा हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पहली चॉइस मानकर उत्तर प्रदेश भेजा गया था और उत्तर प्रदेश में जो बिजली की व्यवस्था है वो पिछले 7 सालों में शायद सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले हम लोग चलते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी के पास क्या क्या नाम है। मैं बीजेपी के पास सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही है, चूंकि चर्चा तो अलग अलग भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है, एक नाम उभर कर आ रहा है, वो नाम है आरिफ मोहम्मद खान का। आरिफ मोहम्मद खान को क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यकों का वो चेहरा है जिसने अपनी राजनीति के लिए कभी अल्पसंख्यकवाद को ताकत देने की कोशिश नहीं की, जिसने उस वक्त विरोध किया और जो एक मॉरल ग्राउंड होता है उस पर, यानी जिसने अपनी राजनीतिक वोटों से अलग जो एक नैतिकता की कसौटी है उस पर उस सरकार में विरोध किया जिसमें वो बहुत जूनियर मंत्री थे और वो चाहते तो वो शांति से बैठकर उसको जाने दे सकते थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अक्सर लंबी चर्चाओं में वो मुस्लिम सोसाइटी के सुधार की बातें करते थे, लेकिन जैसे ही शाहबानों का मसला आया पूरी राजीव गांधी सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे झुक गई और वो एक ऐसा विधेयक ले आई जिसने वापस मुस्लिम महिलाओं को उसी शिकंजे में डाल दिया, उसको वो बेड़ियां वापस पहना दी। आरिफ मोहम्मद खान साहब का बयान था, 1000 साल के लिए फिर वापस उनको बांध दिया उसी दास्ता में। और इसके बाद आपको क्या लगता है कि उनको कभी मुस्लिम वोट्स मिल सकते थे? क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान उसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों के और ख़ास तौर से उनके जो एक वोट बेस है, मुस्लिम वोट बेस ज़्यादातर उलेमाओं और उसकी कहानियों के साथ चलता है। उसका पहला एजेंडा होता है कि बीजेपी को हराना है। इससे पहले जब बीजेपी की इतनी शक्ति नहीं थी तो वो किसी भी मुस्लिम विरोध के नाम पर एक कैंडिडेट को छांट लिया करते थे और उसको हराने की बात किया करते थे, लेकिन वोटिंग पैटर्न हमेशा एक साथ वोट करने का है। इसको बहुत बार लोग झुटलाने की कोशिश करते हैं लेकिन आंकड़े उनको झुटलाने नहीं देते। तो उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है पूरे उस पर, और उन्होंने बहुत अरसे बाद उनको राजनीतिक बियाबान से इस सरकार ने निकाला और उसके बाद उनको केरल का राज्यपाल बनाया। एक बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया केरल में। एक अपने जो उनका एजेंडा है, जो उनका एक राष्ट्रवाद का एक क्लियर कट जो उनका एक आइडिया है, उसको उन्होंने केरल में वामपंथी सरकारों के बीच में भी ज़बरदस्त तरीके से रखा। और एक जब वहाँ से अब वो बिहार के राज्यपाल हैं, यानी बिहार जो दूसरा जहां चुनाव होना है वहां भी मुस्लिम आबादी बहुत ताकत के साथ है, तो वहां भी उनका जवाब उसी तरह से वो आप देखेंगे वो हमेशा से इंटरेक्ट भी करते हैं। तो उनका नाम वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुस्लिम चेहरा भी नहीं है, इस वक्त बीजेपी की सरकार में नहीं है, सांसदों में नहीं है, तो उनको लगता है कि शायद ये एक चेहरा उनको मुस्लिम वोट के तौर पर जो लोग नाम बताने वाले लोगों को लगता है कि उनको देंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ये बीजेपी जानती है कि उनके नाम से बिहार, बंगाल और असम में मुस्लिम वोट मिलेगा, ये ऐसे ही है जैसे रात में सूरज चमकता है, क्योंकि जब सूरज होगा तो रात होगी नहीं। तो इसीलिए जब आरिफ मोहम्मद खान साहब चुनाव लड़ने जाएंगे तो मुस्लिम वोट जो रकीबुल को देता है,
जो बदरुद्दीन अजमल को देता है, जो ओवैसी को देता है, या जिसको यहाँ बहुत सारे ऐसे इमरान मसूद वोट मांगते हैं जिनके लिए, उनके वो मुस्लिम वोट अगर सिर्फ उपराष्ट्रपति बनाने से आरिफ मोहम्मद खान साहब को देगा तो ये बहुत दूर की सोच मुझे लगती है। इसीलिए वो एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं लेकिन कोई प्रतीक नहीं हो सकते। बीजेपी को उनके प्रतीक से कोई बहुत मतलब नहीं कि वो मिडिल ईस्ट में इस तरह का चेहरा होंगे, वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो जिस तरह से अपने आइडिया पर दृढ़ रहते हैं। आपको मालूम होगा, एक बार आरफा खानम शेरवानी का एक इंटरव्यू है, वो बहुत सारे लोगों को सुनना चाहिए। पत्रकारों का नाम लेते हुए मैं हिचकता हूँ क्योंकि वो उनको लगता है कि व्यक्तिगत किया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा वो स्ट्रेटजी नहीं बदलती हैं, वो स्ट्रेटजी बदलती हैं, अपना मूल आइडिया नहीं बदलती। वो आरिफ मोहम्मद खान साहब से इस सरकार पर मदरसों के लिए कुछ कहलाना चाहती थी। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो इस्लामिक जो फ़िक़्ह के जानकार हैं, इस्लामिक लॉ के जानकार हैं, इस्लामिक आइडिया के जानकार हैं, अरबिक, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के धुरंधर विद्वान हैं। उन्होंने उस जो पत्रकार के रूप में जो और आइडिया चलाना चाहती है उसको उन्होंने बिल्कुल बेजुबान कर दिया था। उन्होंने हिदायत दिखाई, उन्होंने मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का बताया और उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुओं की वो है, बहुत से मुस्लिम देशों में इसको नहीं पढ़ाया जा रहा लेकिन यहाँ आराम से पढ़ाया जा रहा। तो वो एजेंडा तो काट सकते हैं लेकिन वो प्रतीक नहीं हो सकते। उनको मुस्लिम वोटों का उनको बनाया जाना मुस्लिमों के लिए, और मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो बहुसंख्यक है, मैं इस बात पर कोई हिचक मुझे नहीं है कहने में कि जो बहुसंख्यक वोटर है उसके लिए ये एक बड़ा मतलब असहज होगा। वो उसको और बीजेपी की इस एक चाल के तौर पर मानेंगे जो मुस्लिम आइडिया के खिलाफ जाती है। तो मुझे लगता है कि वो एक कैंडिडेट तो ज़रूर है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी की राजनीतिक जीत होगी और उससे विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। वो विपक्ष आसानी से ये कह सकता है कि ये देखिए किस तरह के मुस्लिम को लाया गया है, ये बीजेपी के मुस्लिम है। इस तरह के नारे के साथ विपक्ष और ज़्यादा उनके खिलाफ जो है, बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को किया जा सकता है। तो इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान साहब की तरफ से बहुत सारे अखबारों ने भी लिखा है कि एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। दूसरा क्या है कि बीजेपी इस वक्त अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को या उस कट्टर कार्यकर्ता को लाने की कोशिश करेगी जो पार्टी की जो एक आइडियोलॉजी है उसके साथ पूरी तरह इम्बाइब हो, पूरी तरह उसके साथ कोऑर्डिनेट में हो, सिनर्जी में रहता हो। क्योंकि आप ये सोचिए ये किस तरह से हुआ कि जिस जगदीप धनखड़ ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनता दल से की, कांग्रेस से बरासते वो बीजेपी में आए और उतनी बड़ी पोस्ट दी। अगर बीजेपी को उनसे परेशानी होती है तो ये एक दूसरा उदाहरण हो गया जो उनको सत्यपाल मलिक के साथ हुआ था। ये तो बीजेपी शायद अब इस प्रयोग को दोहराने से इस समय बचे जब उसको इतने अहम 5-6 राज्यों में चुनाव, 5 अगले साल और 1 इस साल में जिससे सुना हो। तो दूसरा नाम फिर कौन आता है जिस पे बीजेपी को सबसे ज़्यादा चर्चा हो? तो एक नाम आता है थावरचंद गहलोत का। थावरचंद गहलोत बीजेपी पार्लियामेंट्री उसके मिनिस्टर में भी रहे हैं, वो सभापति भी रहे हैं और वो मतलब उसमें नेता उसमें रहे हैं, नेता सदन रह चुके हैं, 77 साल के हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर रहे हैं और समीकरण में भी फिट होते हैं, दलित हैं। अगर उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो आप ये सोच के देखिए एक मैसेज क्या होता है। राष्ट्रपति आदिवासी, उपराष्ट्रपति दलित और प्रधानमंत्री ओबीसी, यानी एक पूरी लाइन बनती है जो ये बता सकती है पूरी दुनिया में जिस राजनीति को विपक्ष माफी देश में करता है कि ये मनुवाद, ये मंडलवाद, ये तमाम अपर कास्ट की पार्टी और ये सब, उस समय एक इस तरह का यानी त्रिमूर्ति जो होगी वो इस तरह की होगी जो दलित, आदिवासी और ओबीसी से मिलकर बनेगी। यानी 3 पहली पोस्टों पर आपको ये दिखाई देंगे। तो ये हो सकता है, उनका अनुभव भी है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और वो एक बहुत मैं ये कहूँगा लंबी पृष्ठभूमि भी है और इस वक्त कर्नाटक के राज्यपाल भी हैं, तो वो जानते भी हैं कैसे सरकार। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, चूँकि वो मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में अब कोई चुनाव नहीं है, उस प्रतीक का मध्य प्रदेश में मतलब नहीं है। उस प्रतीक का मतलब वैसे अगर हम देखें तो बिहार और बंगाल में उसका बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। बंगाल में बहुत बड़ी आबादी जो दलित आबादी है जो बहुत तेज़ी से बीजेपी के साथ जुड़ी थी, वो वापस फिर उसका वापसी का जो विचलन था उसको रोक सकती है, वो मैसेज दे सकते हैं क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं। दूसरा, बिहार में तो बहुत बड़ी तादाद है,
जो इस तरह के वोटर्स की है, तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो इसको चुने। लेकिन एक मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, तो ये उनका कोई बहुत वास्तविक वहाँ फ़ायदा उसमें नहीं हो सकता। तो ये एक नाम तो है जिस पर बीजेपी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोचने का ज़रूर होगा, यानी ये मीटिंग में नाम ज़रूर है जिस पर बीजेपी के नेताओं को सोचना होगा। ये पहले मैं बता दूं कि बीजेपी के बारे में कोई भी अंदाज लगाना हर बार गलती खाने जैसा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की टीम ने पत्रकारों के लिए कोई आइडिया लगाना बिल्कुल असंभव कर रखा है, क्योंकि आप जो भी नाम लेते हैं वो उस नाम को मुझे लगता है कि पहले से डायरी से निकाल के काट देते हैं। उनको चौंकाने में मजा आता है, और ये कहा जाता है कि राजनीति में और वॉर में जो है जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो बहुत बड़ी ताकत होता है, लेकिन वो सरप्राइज एलिमेंट का कोई मायने होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी के, अगर मैं कहूँ प्रतीकों की राजनीति में, प्रधानमंत्री मोदी की जो राजनीति है वो इस समय तो बेजोड़ है। उन्होंने जब भी कोई इस तरह का चीज़ की, जब भी किया, तो वो मैसेज उन्होंने बहुत बड़े तरीके पर और कम से कम विपक्ष से बेहतर तरीके से फिलहाल दिया है। ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि हम लोग विपक्ष पर क्यों कर रहा हूँ, या ये देखिए जो सवाल उठा रहा है उसी पर हम लोग सवाल करते हैं, चाहे वो पक्ष की तरफ से उठ रहा हो, क्योंकि जवाब उसका ओनस देना उसका ओनस है। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है, जिस तरह से हम देखेंगे तो मैसेजिंग में बीजेपी बहुत आगे है। थावरचंद गहलोत उस मैसेजिंग का एक हिस्सा हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल। एक नाम आपने सुना होगा कि ओम माथुर का भी है। ओम माथुर बहुत लंबे समय से, अब चूंकि सिक्किम के राज्यपाल हैं और पार्टी में उनकी उम्र भी 73 साल है, पार्टी में एक ज़माने में ये ओम माथुर इतनी बड़ी ताकत हुआ करते थे कि उनका कहा हुआ बीजेपी में पत्थर की लकीर के तौर पर होता था। वो संघ के भी वो रहे हैं पूरे उसमें, और जब प्रधानमंत्री मोदी सीएम थे गुजरात के, उस वक्त वो वहाँ भी प्रभारी थे। गृह मंत्री अमित शाह जी से भी उनका अच्छा रिश्ता है, तो एक नाम वो भी है। लेकिन सवाल वही है कि वो राजस्थान से हैं और उनका कोई बहुत मैसेज ना तो आप बंगाल में ले सकते हैं, ना उनके मैसेज को आप बिहार में दे सकते हैं, और ना ही उनसे कोई आपको आसाम में होगा। तो नाम जरूर है, चर्चा में जरूर है, लेकिन वो नाम ऐसा नहीं है कि जिस पर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि स्ट्रेस दिया जा सके। बीजेपी में हो सकता है कि इसलिए आए कि लंबे समय से उनको पार्टी की सेवा की है और उपराष्ट्रपति राज्यपाल वो रह चुके हैं, लिहाजा उनको आगे बढ़ाया जाए, अब ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो पहली लिस्ट में नहीं है, वो ज़रूर उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन तीसरा नाम मुझे लगता है कि अगर हम लोग, ये तो उनके हैं जो पार्टी के अंदर है, एक नाम और है जिस पर लोग कहते हैं, लेकिन मैं उस पर चर्चा जरूर करना चाहूँगा। मुझे लगता है अभी वो दूर की कौड़ी है, वो खुद नहीं मानेंगे, वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को बीजेपी सर्कल में बहुत बड़ा नेता माना जाता है, पहले 3 में माना जाता है, बल्कि ये तक कहा जाता है कि वो दूसरे नंबर पर रहते हैं। जब पीएम मोदी जाते हैं तो उनको चार्ज मिलता है, इस तरह का एक वो हमेशा चलता रहता है, और उनके समर्थक इस बात को लेकर बहुत उछालते भी हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी तौर पर देखें तो राजनाथ सिंह शायद उन मंत्रियों में से हैं जिनको जीत के लिए एक सेफ सीट चाहिए होती है, जिनको जीत के लिए एक आंधी की ज़रूरत है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, और उनकी राजनीति का जो बेस है उसमें जनता का या जनता के अंदर अपील का कोई काम नहीं है। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पिछली बार जिस तरह वेस्टर्न यूपी से लेकर वहां तमाम जगह ईस्टर्न यूपी में उनका बहुत प्रभाव माना जाता था, और उसको ही राजनीति में उनकी ताकत कहने वाले लोग ये जानते हैं कि वहाँ बीजेपी के खिलाफ राजपूतों ने लंबे समय पर वोट दिया और उनके कहने से कुछ नहीं बदला। राजनाथ सिंह की कोई बहुत, आपने देखा होगा, कोई एक ऐसी छाप भी नहीं, जब वो होम मिनिस्टर थे तो कोई निंदानाथ सिंह नाम पड़ गया था उनका। आपको मालूम होगा कि लोग जो है उनको निंदानाथ कहने लगे थे, क्योंकि हर बड़े एक्शन के बाद एक तो वो हिचकते हैं लोगों से बात करने में, कैमरे पे जाने में, सिर्फ अपने ही सहज वातावरण में वो रहते हैं, तो लिहाजा उनका जनता के साथ कनेक्ट नहीं है, वो मास लीडर नहीं है। लेकिन बीजेपी में समन्वय के उम्मीदवार हैं और 2 बार अध्यक्ष रह चुके, तो उनको अब अध्यक्ष भी नहीं बनना है। तो वो, अगर बीजेपी ये चाहती है कि एक बदलाव लाया जाए, मिनिस्ट्रीज़ में थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि रक्षा मंत्री के तौर पर बहुत ज़्यादा उनका दखल नहीं है, कम से कम मंत्रालय में, जो उनके कार्यशैली देखकर लगता है।
तो उनको अगर उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो कैसा हो, क्योंकि बीजेपी को एक पोस्ट भी मिलेगी, एक अच्छा मंत्री दिया जा सकता है और साथ में उनके जाने से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन राजपूतों को इससे कोई मैसेज मिलेगा इसका कोई अर्थ नहीं है। बिहार में या बंगाल में इन सब का बहुत अर्थ नहीं होगा, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि उनके नाम को एक बार को अगर कहेंगे भी तो वो इसलिए मना कर देंगे, उनको शायद राष्ट्रपति पद ज़्यादा अपने पद के अनुकूल लगेगा। तो उनका नाम ज़रूर है और मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर आगे मंत्रिमंडल को और बेहतर मजबूत और वो सब करना है, नए रूप में देना है, क्योंकि ये तय है कि इस बार उनके टिकट को लेकर बहुत हल्ला मचने वाला है। पिछली बार भी कहा जा रहा था कि शायद उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो बीजेपी के उन राजनेताओं में से जिनके बेटे अब राजनीति में आ चुके हैं, दूसरे बेटे भी उनके जो हैं, उनका बेटा विधायक है दूसरा पंकज, और दूसरा बेटा भी शायद अब राजनीति के लिए टिकट के लिए काफ़ी लंबी दौड़ है। तो उनको मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन वो उनके पद के लिए उनको छोटा लगेगा। तो बीजेपी अगर अपनी पार्टी में चाहती है तो इन सब नामों पर बात हो सकती है। आरिफ उनकी पार्टी के नहीं, मतलब इस तरह में, चूंकि उनको इस तरह से काडर का नहीं माना जा सकता, वो भी बरास्ते कई पार्टियों पहुंचे हैं, लेकिन बाकी तीनों के लिए वो एक ही पार्टी है, उसी से वो चुन सकते हैं। तो उन पर होगी, नहीं तो फिर कोई नाम। अगर वो सहयोगियों के तौर पर देखें तो ये सबसे ज़्यादा, चूंकि नेचुरल है कि इस समय उपसभापति थे तो हरिवंश राय हैं, हरिवंश जी हैं, हरिवंश सिंह, वो राज्यसभा में उपसभापति हैं। उनका भी सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, बिहार से हैं, जनता दल यू ने उनका समर्थन दिया था, और एक अगर कोई सहमति नहीं बनती तो उनका नाम हो सकता है, क्योंकि वो उनके पास एक लंबा अनुभव अब हो चुका राज्यसभा में उपसभापति पद पर, वो विवादों से दूर रहना और मीडिया से भी उनकी दूरी रहती है, और चूंकि वो एनडीए के कारण उनका नाम ज़रूर है। और जहां एनडीए का जेडीयू के साथ, एनडीए में जो जेडीयू है उसकी तरफ से अगर कोई नाम सबसे सहज बीजेपी को करता है तो वो इनका है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब नीतीश कुमार उस नाम को अपनी तरफ से ना बढ़ाएं, लेकिन वो एक पत्रकार रहे हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं, इसके साथ साथ उनका जो इसको समझ है और किसी तरह से विवादों से दूर रहने की जो उनकी आदत है, ये बीजेपी को एक थोड़ा सा उनके लिए सोचने के लिए कह सकती है, अगर बीजेपी को किसी दूसरी पार्टी से ढूंढना पड़ा। एक नाम बहुत ही वो हुआ, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो जो है उस पर होगा, लेकिन बीजेपी में एक नाम रमा देवी का है। कल इंग्लिश के अखबारों में भी आपने देखा होगा कि साहब पिछड़े और दलित वोटरों को अगर बीजेपी चाहती है तो उसको इस तरह का नाम दे जो महिला मैसेज भी दे। लेकिन देश की राष्ट्रपति चूंकि महिला हैं, उसके बाद आप उपराष्ट्रपति भी महिला चुने, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनका नाम जो है उस पर होगा, क्योंकि उन्होंने सीवर लोकसभा क्षेत्र से 9, 14 और 19 में जीत हासिल की थी, और पहले भी उनके पति ब्रिज बिहारी प्रसाद थे जिनका मर्डर हुआ था 1998 में, और इसके बाद वो जो है बिहार में एक प्रभावशाली राजनेता। लेकिन मुझे उनका नाम इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होगा कि राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी दोनों महिला दें। एक नाम पर चर्चा हो रही है रामनाथ ठाकुर की, कि रामनाथ ठाकुर भी हो सकते हैं कर्पूरी ठाकुर के बेटे। और बिहार में अगर कोई मैसेज देना है, बिहार के लिए अगर किसी को एक वो चुनना, जो पिछड़ों के और एमबीए की बात करें, तो उसमें उनका नाम एक बेहतर हो सकता है, चूँकि उन्होंने हाल में मुलाकात भी की है उनसे, क्या नाम है, जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है, जनता दल से राज्यसभा सांसद भी हैं, और उनके लिए नीतीश कुमार जो है सहज हो सकते हैं। नीतीश कुमार जो है अगर किसी नेता के तौर पर सहज हो सकते हैं तो वो हैं, क्योंकि बिहार में ईबीसी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट है और जो ओबीसी के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, और रामनाथ ठाकुर पर दांव खेला जा सकता है अगर किसी सहयोगी से लिया जा रहा है। नाम तो लोग नीतीश कुमार का भी ले रहे हैं, लेकिन ये भी, इसका भी दूर दूर तक कोई रिश्ता इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि नीतीश कुमार इस समय इस पूरे चुनाव की लीडिंग भूमिका में है, एनडीए की भूमिका में। और आज भी अगर बैलेंस की राजनीति, एमबीई की राजनीति या ईबीसी की राजनीति, जो सबसे ज़्यादा है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है 36% वोटर्स है, उसके अंदर एनडीए की सबसे बड़ी अपील अगर किसी की है तो वो नीतीश कुमार की है। ये बात उनके जो राजनीतिक दुश्मन है उनको भी मालूम है कि इस समय भी इस पूरे चुनाव का बैलेंस भी उन्हीं के ऊपर है। या तो वो वोट लेके आते हैं
अपने वोटर्स से। अगर उनके वोटर उनके साथ इंटैक्ट खड़े रहते हैं तो फिर बीजेपी के सामने, वो एनडीए के पास कोई चुनौती नहीं है, फिर वो आसानी से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। यही इसीलिए इस पूरे चुनाव का जो सबसे बड़ा जिच है वो यही है, बिहार चुनाव का, कि क्या नीतीश कुमार अपने वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट रख पाते हैं। क्योंकि अगर उनके वोटर टूटते हैं और वो शिफ्ट करते हैं इंडी गठबंधन की तरफ, तो यह पार्टी संकट में जाती है। वरना तो बीजेपी के पास अपने वोटर इंटैक्ट हैं और वो अभी उसको जीत के पास नहीं ला सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा होगा। हालांकि अभी तो आप सुन ही रहे हैं कि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है कि मंत्रियों ने जो है फ़ोन किया था और उसमें उनको मुझे लगता है मैं बोला भी था कि किस तरह से जो विपक्ष ने उनको विपक्ष आजकल एक नई कहानी वो बता रहा है कि जो दिग्गज मंत्रियों ने उनको फ़ोन किया, जेपी नड्डा, और उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री खुश नहीं है नोटिस से लेके। तो इसके बाद जो है ये फ़ोन आने के बाद, चूँकि उन्होंने कहा कि मैंने तो जो है कानूनन रूप से सही काम किया है, तो उसके बाद फिर ये बात आगे बढ़ी, ये सब कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को देखने की ज़रूरत है कि उपराष्ट्रपति पद का नाम क्यों इतना ज़्यादा चर्चाओं में है। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर ये नाम ये उपराष्ट्रपति है, ये प्रतीक के तौर पर जाया जाएगा, तो फिर बहुत सारे मैसेज हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है, जब प्रधानमंत्री लंदन में हैं, जब उनका स्वागत हो रहा है और वो एफटीए कर रहे हैं, उस एफटीए का बहुत फ़ायदा भी होगा। उसको लेकर भी हालांकि कांग्रेस विरोध कर रही है, अब उसने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो उसको भी देखेंगे, संसद में उस पर होगा। लेकिन वो आज मतलब कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग था, कल की खबर थी वो, परसों मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। क्योंकि याद होगा जब सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तो उस वक्त आपको हर तरफ सिर्फ इन्वर्टर की दुकानें दिखती थी। जैसे ही आप दिल्ली से अंदर घुसते थे, चाहे नोएडा की तरफ आ जाइए, चाहे उधर लोनी की तरफ आ जाइए, दिल्ली के किसी हिस्से में चले जाइए, जैसे ही आप यूपी में घुसते थे तो आपको सिर्फ इन्वर्टर बड़े बड़े रखे हुए और बैटरी, और उनका काम उतने व्यस्त दिखते थे, उसके बेचने वाले, काम करने वाले, कि आप उनको बुलाते थे, 2 दिन में वो आते थे आपके घर। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई, बिजली की व्यवस्था में बड़ा ज़बरदस्त सुधार हुआ। लेकिन AK शर्मा साहब को भेजा गया, AK शर्मा पहुँचे, और AK शर्मा के जाने के बाद बिजली मंत्री, उससे पहले श्रीकांत शर्मा जब थे, तब तक वो बिजली की व्यवस्था बहुत, अचानक उस बिजली की व्यवस्था में जाने क्या हुआ कि अब अगर आपको कहीं दिखेगा तो गांव में ज़रूर बिजली किसानों को सस्ती है, लेकिन बिजली जो है आसपास के राज्यों से ज़्यादा महंगी है यूपी में, और उसके बावजूद भी उसको बिजली लोगों को उपलब्ध नहीं है। वापस से इन्वर्टर, जिन इन्वर्टर का आना बंद हो चुका था, जिनका इन्वर्टर की दुकानें बंद हो चुकी थी, वो वापस से दुकानें खुल गई हैं। और अब आप अक्सर, जो कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उस समय भी 2-3 बार बिजली जा चुकी है। तो ये जो है, इस पर तमाम जनता, एक सबसे बड़े जो उनका, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर तो योगी जी का काम है ही, लेकिन बिजली व्यवस्था एक ऐसी थी जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा इस बीजेपी सरकार पर यकीन हुआ था। लेकिन अब कल सब लोग अब बहुत नाराज़ थे इस पर, लेकिन बात नहीं करते थे। योगी आदित्यनाथ इस पर बहुत ज़्यादा, मैंने कभी उनको बोलते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि मिनिस्ट्री एक तरह से, चूंकि AK शर्मा को तो सेंटर का प्रतिनिधि माना जाता था। अब वो पहली बार बुधवार को बिजली विभाग के अफसरों पर बरसते सुने। चूंकि एक तो उनका लोगों के साथ मुलाकात इस तरह की नहीं है। आपने देखा होगा जब उन्होंने कहा महिला गोस्वामी आए थे, हालांकि उनको दर्शन करने देना चाहिए था। इस तरह का जो हम लोग देख रहे हैं, जो वहाँ अब उस मंदिर को ये कह रहे हैं ये व्यक्तिगत मंदिर है, तो आपका व्यक्तिगत मंदिर है, आप मत बुलाइए किसी को जो गोस्वामी कह रहे हैं। लेकिन उसी से पैसा भी कमाना है और उसको सही नहीं होने देना। उसी दौरान उन्होंने इनका AK शर्मा का, उनके जो थे उनके लिए पर्दे गिरा दिए गए थे, दर्शन नहीं करने दिया गया था, जो एक बहुत ही घटिया कृत्य है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन अब उन्होंने जो कहा, मुझे लगता है कि शायद पहली बार रियलाइज़ हो रहा है, ये बीजेपी को बहुत जल्दी रियलाइज़ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, चूँकि आप तमाम लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही टफ सिचुएशंस हैं उत्तर प्रदेश में। बिजली की स्थिति तो इतनी खराब है कि वो आसपास के राज्यों में ज़्यादा बेहतर स्थिति दिख रही है, और महंगी है आसपास के राज्यों से, और अब फिर महंगी करने का जा रहे हैं। तो इसका बहुत असर चुनाव के वक्त भी आता है। वो बीजेपी का बिजली का करंट बहुत लगता है राजनेताओं को। ये अभी मालूम, शायद उत्तर प्रदेश में लोग भूल गए थे,
लेकिन कल ये जो बताया, उन्होंने कहा कि आप अंधे बहरे होकर बैठे हैं। ऊर्जा मंत्री ने पहली बार अफसरों को कहा नीचे से आने वाली झूठी रिपोर्ट को बताया जाता है ऊपर। तो मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं नीचे जब ये शुरू हुई मीटिंग में शक्ति भवन में, चूंकि अधिकारी तो लेके आते हैं, उनके डाटा तो कभी आज तक किसी भी अधिकारी के आपने देखा होगा गलत नहीं हुए। आपको मालूम भी होगा कि तुम्हारी फाइलों का मौसम गुलाबी है। ये आपने अदम गोंडवी साहब का वो शेर भी बहुत ही फेमस था कि वो बताते हैं कि तुम्हारी फाइलों में तो पूरा मौसम गुलाबी होता है। तो वही वो कल वो उनको ये कहावत कल हमने देखा कि किस तरह अमरीश कुमार शर्मा उन्होंने माफ़ कीजिएगा AK शर्मा बरसे, उन्होंने कहा कि मैं बकवास सुनने नहीं आया हूँ, नीचे ज़मीनी हकीकत एकदम अलग है, जनता का सामना कीजिए तब मालूम पड़ेगा। आप लोग अंधे बहरे होकर बैठे हैं, जनता पर क्या बीत रही है और लोग विभाग के बारे में क्या सोच रहे हैं आपको मालूम नहीं। और ये भी कहा कि लगता है बिजली विभाग ने हमें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। तो बदनाम तो वो हो गए। अगर आप इसमें देखेंगे तो उनको लेके जनता के अंदर अगर इस समय उत्तर प्रदेश में कोई बनाया जाए कि किस महकमे को 0 से 10 तक के नंबर में करें तो शायद सबसे कम नंबर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। किसान परेशान हैं और शहरों में बिजली जिस तरह की कट होती है, और रिकॉर्ड में आपको पता चलेगा उसका कट ही नहीं है, वो रिकॉर्ड में कट नहीं है लेकिन कट है, ये आपको ग्राउंड पर दिखेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यूपी में ये सहजता शायद योगी साहब कह रहे होंगे कि अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना तो ये करंट किस किस को लगेगा हमको मालूम नहीं है। और जो ये समीक्षा बैठक में महज 10 मिनट तक वो अधिकारियों को उन्होंने सुना और फिर बिफर पड़े कि आप लोगों का काम पुलिस से भी खराब है। जो झूठी रिपोर्ट नीचे आती है उसे ही आप ऊपर तक बताते हैं। बिजली विभाग कोई बढ़िया की दुकान नहीं है जो खाली बिल के पैसे वसूलने के लिए काम करे। बिजली जन सेवा है। पूरे गांव की फीडर या पूरे गांव की लाइन काटने पे कहा, उन उपभोक्ताओं की क्या गलती जो समय से बिजली का बिल भर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि साहब ये करो वो करो, वो सब दिया, लेकिन इनमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अधिकारी फील्ड में नहीं जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा एक सामान्य आदमी का बिल 72 करोड़ रुपए आता है और कंप्यूटर, और उसे फिर ठीक करने के पैसे लिए जा रहे, बिल पे छापे मारे जा रहे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद मैं समझ रहा हूं कि किसी बीजेपी के मंत्री को सड़क पर जाकर ये एहसास हुआ है, वरना तो ज़्यादातर लोग योगी मोदी के करिश्मे से जीत के आए हुए हैं और वो ये परवाह नहीं करते हैं कि उनका कोई काम हो रहा है या नहीं है। या बयान देने के लिए तो बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा कभी भी बयान आ जाता है। हॉस्पिटल्स में आपको दिखाई देता है क्या स्थिति है, सब जगह पर आप जाते हैं तो आपको दिखाई देता है। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है सब कुछ हरा हरा है, सावन चल रहा है, सावन के अंधे को हरा हरा आता है, तो बहुत सारे लोग इसको कह सकते हैं कि सब नहीं। लेकिन आप जनता के पास जाकर देखिए, महसूस कीजिए, तो आपको पता चलेगा उनके अपने इशू होते हैं। इस जनता ने इश्यूज़ के बीच में भी, याद होगा आपको आवारा पशुओं का मुद्दा, चूंकि वो इतना उठा कि अब उसके उठने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मुद्दा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हालांकि उस पर काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन इसके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं उनको ज़्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा। इसको तो मैं इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी गलती जो है अब अधिकारियों पर डाल दी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए था, आप तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने तो इतने लंबे समय तक ब्यूरोक्रेसी की है। तो ये एक टालने वाली बात है, लेकिन फिर भी ये शायद रियलाइजेशन है 27 की लड़ाई इतनी आसान लड़ाई नहीं होने जा रही है। चूंकि जो सिंह वोटर है वो आपके जाति या धर्म पर वोट नहीं करता है, वो उसी समय के उठाए गए इश्यूज को उठाता है और उस पर सरकारें बना और बिगाड़ दोनों देता है। तो ये बिजली का करंट जो पहली बार मुझे लगा जनता की तरफ से ये AK शर्मा साहब को सुनाई दिया, ये बीजेपी के बहुत सारे मंत्रियों को सुनना चाहिए जल्दी, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद उनके पास तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर जीतेंगे तो मोदी, जीतेंगे तो योगी, वो माफ़ कीजिएगा, जीतेंगे तो वो लहर मोदी योगी की है और हारेंगे तो योगी मोदी, उनका क्या है, वो फिर आ जाएंगे। क्योंकि इस तरह की जो टेंडेंसी है वो इस पार्टी में अब आपको दिख रही है। चूंकि एक पार्टी फटीग पर भी आती है, यहाँ जनता इस पार्टी को वोट कर रही है, लोग इनके नेता वोट ले नहीं रहे हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे कि उनको वोट मिल सके। खैर और बहुत सारी खबरें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग आज इतना ही। आपसे अनुरोध है, 8 बजे अब हम लोगों ने कल गैस जोड़ा था अभय कुमार दुबे जी को, आपने शायद देखा नहीं होगा। अभय जी माफ़ कीजिएगा, अभय कुमार जो हैं बिहार के एक बहुत अच्छे
विश्लेषक हैं, तो उनको हम लोगों ने जोड़ा है बिहार पर, और आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बहुत कम लोगों ने अभी देखा है, तो मेरा अनुरोध है कि आप देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के मेंबर बनकर सहयोग दीजिए। नमस्कार।